आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। विधि जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके साथ ये कार्यक्रम करने आई हूँ। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आपको बड़ी देर से देख रही हूँ। बड़ा ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से ख्यालों में, कौन सी सोच विचार में बैठी हुई हैं। क्या कहें, जिंदगी में सोचना और विचार करना तो मन के घोड़े की तरह चलता रहता है। जैसे मन का घोड़ा कब कहाँ दौड़ कर पहुंच जाएगा, देश दुनिया के किस कोने में आसमान की सैर करने लगेगा, पता नहीं चलता है। और यही तो है जिंदगी का दर्शन। और हम सब जो सोचते हैं, विचार करते हैं, और अगर हम विचार करते हुए जिंदगी के सही मायनों को समझ लें, सही दर्शन को समझ लें और आत्मसात कर लें, अपनी जिंदगी में उतार लें, तो कितना भला हो ना। ममता जी, आपकी बातें सुन के लग रहा है अभी आपका मंडल लेके साध्वी बनने वाले हैं। आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शन से मतलब आध्यात्म का कोई बहुत लेना देना नहीं। लोग कहते हैं कि दर्शन मतलब आध्यात्म, ऐसा नहीं। हम आप बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात निकल आए, कोई वाक्य निकल आता है, वो भी तो दर्शन ही है ना। हमारे जीवन का फलसफा क्या है वो अब हम ही सब कुछ बता देंगे तो हमारे श्रोता क्या बताएंगे? तो उनको भी बताना चाहिए। हाँ, तो हमारे पास लिखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लिखने के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम किन विषयों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रोता हैं जो हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े होते हैं तो उन्हें विषय पता होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे विश्व दर्शन दिवस पर। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है या समस्या की बात है, साइबर क्राइम से बचना आसान होता है, चिंता की बात नहीं होती, बस उससे बचना है। कई बार हम मोह माया में पड़ जाते हैं और जैसे कई बार मैसेज आता है तो सोचते हैं, टच करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और बड़े प्रलोभन वाले मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं जिसमें कि अरे आप तो विजित हो गए हैं, फलाना लॉटरी लग गई है, आपको लाखों रुपए मिल गए हैं। हाँ, तो इस मोह माया के चक्रव्यूह से हम सबको निकलना चाहिए और इसमें फंसना नहीं चाहिए। जब तक कोई जानकारी आपको ना हो उसमें आपको टच नहीं करना चाहिए। और आजकल तो ये भी तरीका चल पड़ा है साइबर क्राइम का कि आपके पास फोन आता है कि आपका कुरियर आया है। आप पूछते हैं कि अच्छा कहाँ से आया है, वो तो लिखा नहीं है, तो आपका एड्रेस बता दीजिए। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कहा कि एड्रेस, मेरा जब एड्रेस पता नहीं है तो जब कुरियर आया है तो पता होगा भाई, तो पता ही नहीं। तो ऐसे में आपको तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि इस मोह में न पड़े कि पता नहीं कौन सा कुरियर आया, वाह वाह कहीं तोहफा ना हो। इस सब के लालच से बचे। तो आप ऐसा
आपने मेरे साथ भी किया था, आपने फोन किया था, ये तुम्हारा कुरियर है क्या? भूल नहीं सकते दीपावली के उस दिन को। तो बिल्कुल, तो अनजान जब भी तोहफा भी आ जाता है, कई बार मित्र कई बार सरप्राइज देते हैं, तब भी ये नौबत आ जाती है। और सचमुच वो दिवाली का तोहफा था और उसमें नाम नहीं लिखा था, हमारे बहुत पारिवारिक मित्र ने भेजा था और वो उन्होंने बहुत समय तक नहीं बताया। तो हमने कई मित्रों से पूछा, जिनमें आप भी थी, हमने आपसे भी पूछा क्योंकि एक दिन पता वो आपने मांगा था हमारे घर का। और फिर उसके बाद फिर अचानक एक दिन संदेश आया कि कैसी लगी मिठाई और कैसा लगा गिफ्ट। हमने कहा कौन सा गिफ्ट? तब तक मिठाई खा चुके थे। नहीं, किसी को दे चुके थे, खिला चुके थे जी, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ दिवाली पर इकट्ठी हो जाती हैं। और बहरहाल ये तो हमारे श्रोता बताएंगे, जरूर बताएंगे, उनके भी जीवन में कई सारे ऐसे संयोग बने होंगे, वो बताएंगे। वैसे मडिकेरे चलना कैसा रहेगा आज? बहुत बढ़िया रहेगा, ले चल रही हैं। चलते हैं, बड़ा ठंडा ठंडा माहौल, बड़ा आनंद आने वाला है, हाथी की सवारी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हमारे श्रोता अपने अनुभव भी साझा करें, हो सकता है वो लोग गए हों। पक्का कोई ना कोई तो गया ही होगा। और मुझे कुछ कहना है। कह दो ना। देखिए आजकल क्या होता है विधि, कई बार सच कहने से लोग डरते हैं, झिझकते हैं, कहीं बुरा ना लग जाए। अब मुझे भी कई बार डर लग जाता है, कहीं आपको मैं कुछ कह दूं और आप बुरा ना मान जाए। आपको भी ऐसा लगता है, लेकिन सांच को आंच नहीं। बिल्कुल सही बात है, सच कह देना बड़ा सरल है, झूठ के बाद बहुत सारा गेम बजाना पड़ता है, बहुत सारा खेल करना पड़ता है और बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। सो बी केयरफुल, सच बोलो, सांच को आंच नहीं। यही हमारा विषय है, मुझे कुछ कहना है के अंतर्गत। और अब क्या किया जाए विधि जी? जी एक बात कहें? कहिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या सही लिखा है। और सच बात ही तो है कि अगर हम अपने जीवन को सुमधुर अच्छा चलाते जाएंगे, एक सही राह पर चलाते जाएंगे, एक सोच के साथ चलाते जाएंगे, तो शायद हमारे जीवन में कोई और परेशानी आएगी ही नहीं। और बुलंदी के साथ अपने भीतर हौसला रखना चाहिए। जी। जब टूटने की घड़ी आती है, दुखों का पहाड़ आता है, तो दिल टूटता है, टूटन महसूस होती है, लेकिन जो उस टूटने से खुद को जोड़ लेता है वही आगे बढ़ जाता है, वही असली मायने में इंसान होता है। और यही बहुत बड़ा दर्शन है जीवन का, जो हम सबके भीतर छुपा होता है, जिसे समझने में सदियां बीत जाती हैं। वैसे इस शेर में एक बात बहुत अच्छी, अगर इसको पूरा देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हर फैसले से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी आपके जीवन का आखिरी पड़ाव क्या है जब आप अपने ईश्वर के समक्ष खड़े होंगे अपने जीवन के बाद, तो आपको जीवन का आसरा पता होना चाहिए। तो ये सब दार्शनिक बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मानव सभ्यता ने जिस दिन पहली बार आसमान की ओर देखा, अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, वहीं से दर्शन की यात्रा शुरू हो जाती है। और इसी विचार के मद्देनजर यूनेस्को ने वर्ष 2002 में विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत की। ये प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर के लोग विचार करें। सोचने की स्वतंत्रता ही मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है और विचारों की आजादी हम सबको है। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही ममता जी, एक और बात आती है कि जब हम सोचने की स्वतंत्रता है, और आपने कहा आसमान की ओर देखकर पहली बार सोचा कि मैं हूं क्यों, तो कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे मन में आ जाते हैं। और इतिहास में ये बात भी गवाही देता है कि जिसने दर्शन को नहीं देखा वो अवनति की ओर चला गया, और जिसने दर्शन की ओर देखा वो आगे बढ़ गया। यानी जिसने खुद की आलोचना की वो आगे बढ़ गया। जैसे मैं कौन हूं, जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य किसे कहते हैं, न्याय और नैतिकता क्या है, हम कैसे जिए, ये सबसे बड़े प्रश्न हैं। और ये नहीं कि हमें एक दिन सोच कर बैठें और फिर भूल जाएं। दरअसल हर वक्त विचारों की श्रृंखला तो हर वक्त चलती रहती है जी। विचारशीलता हर वक्त चलती रहती है। हम रास्ते में चल रहे होते हैं, पैदल या गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, विमान में बैठे होते हैं, रेलगाड़ी में बैठे होते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो हम न जाने क्या क्या सोचते गुनते बुनते रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि उन बातों को जब आप गहन चिंतन करते हैं, गहन विचार करते हैं, तो उन्हें आप कागज पर उतार सकते हैं, और कागज पर उतारेंगे तो वो आपकी सशक्त लेखनी बन जाती है। बिल्कुल ममता जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर कोई ऐसा रिकॉर्डिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो कि हमारे विचारों को रिकॉर्ड कर सके, तो शायद एक दिन भगवान भी बैठकर हमारी उस रिकॉर्डिंग को सुन के हंसेंगे। क्योंकि कई बार हम इतना
अजूबा कुछ सोच लेते हैं। कई बार तो पता है मेरे दर्शन में तो कई बार ये भी ख्याल आता है, हमारे कई श्रोताओं को भी आता होगा कि काश कोई बहुत बड़ा रईस ज्यादा हमें मिल जाता और वो मुझे बेटी बना लेता, काम खत्म, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे विचार भी आपके मन में आते? विधि जी, एआई के जरिए अब वो दिन भी दूर नहीं जब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी चैट जीपीटी और जो तकनीक विकसित हो गई इस तरह से, तो आपको ये सुविधा तो आ ही गई कि आप जो विचार करते हैं, सोचते हैं, उसको रिकॉर्ड करके कहीं भी आप लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसे आप कागज पर उतार सकते हैं, स्क्रीन पर उतार सकते हैं, मोबाइल के, आईपैड या फिर कंप्यूटर पर। तो वो तकनीक भी आ जाएगी और फिर ये हो सकता है हम कहें कि आपने कही थी वो बात सच हो गई। एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा था, यथा चिंत्यति मनः ततथा भवति, अर्थात जैसा मन सोचता है मनुष्य वैसा ही बन जाता है। कितनी गूढ़ बात है ये। और इसी को बात लेकर कहा भी है कि दृश्यते अन्वार्थते, यानी जिसे देखकर और परख कर समझा जा सके वही दर्शन है। तो अपना दर्शन अगर अच्छा होगा ममता जी, सोच हमारी अच्छी होगी, हमारा दर्शन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, तो हमारा जीवन भी उतना ही उत्कृष्ट होगा, उतना ही अच्छा होगा। और तमाम शोध खोज इसी तरह से हुए। कहा जाता है कि एक बार सुकरात किसी बाजार में घूमते हुए सवाल पूछते थे कि वो किसी को ज्ञान नहीं देते थे, सिर्फ पूछते थे। तो उनसे सवाल पूछा गया कि न्याय क्या है, सुंदरता क्या है, सच्चाई क्या है। जब कोई व्यक्ति उत्तर देता तो सुकरात उससे और गहरे सवाल पूछते, यहाँ तक कि बोलने वाले को एहसास हो जाता था कि वो जिस चीज को न्याय समझ रहा था उसे वास्तव में पूरी तरह नहीं जानता। तो इस प्रक्रिया को सुकरात की पद्धति कहा जाता है। और सुकरात ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और उनका यही मानना उन्हें अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाता था। जी बिल्कुल। एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। और इसी नजर और सोच को लेकर हम एक गीत सुन लें, उसके बाद आगे हम दर्शन के बारे में ये गीत सुनकर, और एक गीत सुनकर मुझे सोच पर एक शब्द याद आया, अनेकांतवाद। एक बार एक कहानी याद आती है कि एक राजा है, उनके 4 बच्चे हैं जो दिव्यांग है, यानी देख नहीं सकते, और वो जिद कर बैठते हैं कि हमको हाथी देखना है। तो मंत्री उन्हें हाथी दिखाने ले जाता है। अब एक बालक कान पकड़ लेता है, एक पीठ पकड़ लेता है, एक पूंछ पकड़ लेता है और एक सूंड पकड़ लेता है। कान वाला बोलता है सूपे जैसा है, पीठ वाला बोलता है दीवाल जैसा है, पूंछ वाला बोलता है लौकी जैसा है, और सूंड वाला बोलता है ये तो बड़ी लंबी सी कोई सटक पड़ी है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन हाथी तो हाथी है। सोच हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाथी एक होता है। तो कई बार हम अपने आप की आंखें बंद करके भी देख रहे होते हैं। तो नजरिया जी महत्वपूर्ण है, नजरिया कैसा है आपका देखने का। कई बार कुछ बातें आपको, अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो वो बात नकारात्मक नजर आती है। वो ग्लास वाली कहानी तो सबको पता है, आधा भरा आधा खाली है, आधा खाली आधा भरा हुआ। तो जब हमें लगता है कि हम अपने खालीपन को देख रहे हैं तो ग्लास खाली ही नजर आता है। तो आज के दिन विश्व दर्शन दिवस जहां हम मना रहे हैं, तो यही संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन ही नहीं करेंगे, बल्कि विचार करेंगे। केवल मानेंगे नहीं बल्कि परखेंगे, और केवल जिएंगे नहीं बल्कि सार्थक जीवन जिएंगे। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्शन एक प्रेरक अनुशासन होने के साथ साथ दैनिक अभ्यास भी है, जो कि समाजों को बदल सकता है। विश्व में बौद्धिक धाराओं की विविधता समझने में दर्शन अंतर सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करता है, और दर्शन सहिष्णु है, जागृत करने के लिए आवश्यक है, सम्मानजनक समाज के निर्माण में आवश्यक है, और उनका कहना है कि बौद्धिक परिस्थितियां निर्मित करके समकालीन चुनौतियों का समझने और सामना करने में मदद करता है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व दर्शन के इतिहास में बौद्ध दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब बुद्ध दुख की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निराशावादी हैं। वे तो घोर दुख के समय भी आशा और निराशा से परे शून्य है। वे कहते हैं कि जीवन में पल कोई भी हो, तुम सीमाएं मत खींचो। उनके कहने में ही राह और मंजिल दोनों छिपे हैं। बस अज्ञान के बादलों के पार देखने की जरूरत है। एक बार जानने के बाद न कोई बंधन शेष रह जाता है, न कोई इच्छा। सब कुछ समेटने वाला मन हर कामना से परे हो जाता है। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं ममता जी। कहते हैं दर्शन शास्त्र की सबसे सामान्य परिभाषा यह है कि यह बुद्धि, सत्य और ज्ञान की खोज है। वास्तव में ग्रीक में इस शब्द का अर्थ
बुद्धि का प्रेम है। अपनी बुद्धि से प्रेम करिए और दार्शनिक बन जाइए। क्या बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रही और एक याद आई बहुत सारी बातें याद आती वैसे तो आपको किस्से कहानियां बहुत सारी। हाँ, लेकिन यादों के गहवर से निकलिए, बताइए क्या याद आई। बात ये याद आई कि पहले जो फोन था शुरुआती दौर में, तो फोन एक जगह बंधा रहता था, हमारा परिवार एक साथ बैठा रहता था। अब हम फोन से बंध के बैठ जाते हैं, एक एक कोने में सब लोग बैठ जाते हैं, एक ही कमरे में सबके पास एक एक फोन होता है और उनकी फोन की दुनिया सबकी अलग अलग होती है और एक दूसरे के विचारों के तार बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और आप अभी थोड़ी देर पहले दर्शन की बात कर रही थी, तो हम मोबाइल में रील देखते देखते दर्शन कहाँ से सोचे। तो मतलब अगर सोच विचार करना है तो थोड़ी देर तकनीक से दूर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर कुदरत की छांव में जाना पड़ेगा, थोड़ी देर आसमानों को देखना पड़ेगा, तारों को देखना पड़ेगा और धूप और हवा के बीच जाना पड़ेगा। आप मतलब तो बिल्कुल गुलजारियत पे जा रही हैं। श्रोताओं से मेरा ये सवाल है कि पिछली दफा आप सुबह उठकर उगते हुए सूरज को कब देखा था? क्या बात है। और डूबते हुए सूरज की शाम को कब देखा था? हमें अगर याद करें तो अरसा हो जाता। उठ तो जाते हैं सुबह जी। उठते ही किसी को जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए पहुंचना है, किसी को अपने बच्चे का टिफिन तैयार करना है, किसी को जल्दी से चाय पीनी है, किसी को नाश्ता तैयार करना है और किसी को मोबाइल में रील देखना है। हाँ, और क्योंकि कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पे कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है ममता जी। और बहुत सारे लोगों की फूल पत्तियां जो शुभ प्रभात की सुप्रभात के साथ, तो वो देखना भी जरूरी होता है लोगों के लिए जी। तो ये देखें कि जब आप कुदरत की छांव में जाएंगे, पेड़ों को देखेंगे, उड़ती हुई चिड़िया को देखेंगे, तब आपके विचार नए सारे शुरू होंगे। जी बिल्कुल, विचारों का झोंका आएगा। जी बिल्कुल। और ममता जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम इसमें सोच में एक अच्छी सोच में जा सकते हैं, लेकिन एक और समस्या है, जब हम मोबाइल पे या तकनीकी पे या मोबाइल पे या बोलना चाहिए लैपटॉप पे हम बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो कई बार हमसे ना बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए आप मोबाइल में भी लगी हुई थी, देखा मैंने कि लगातार मोबाइल। तो हमारे श्रोता इतने अच्छे, इतने सारे मैसेज भेजते हैं, तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ परेशान सी दिख रही थी कि अरे आपने कहा अरे क्या हो गया। श्रोताओं को तो हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज पे मैसेज भेजना है, मेरे पर्सनल पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, वो मैं टेंशन में आ गई कि ये कुछ गलत तो नहीं जी है। बस ये तो सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हों तो आप थोड़े से सतर्क रहें, तो जो साइबर क्राइम होता है उससे बच जाएंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम आपको अभी कुछ बोलने नहीं देंगे, क्योंकि ले रहे एक छोटा सा। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली। और विधि जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप भी मोबाइल के कुछ मैसेजेस से परेशान थे। हम सब कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, और जब कभी हड़बड़ी में होते हैं तो गलती से कोई आया हुआ संदेश टच कर देते हैं, बस वहीं चूक होती है और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। अकाउंट से पैसे भी जाते हैं, और कई बार हमारी कई सारी कुछ जानकारियां होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, वो भी दूसरों के पास चली जाती हैं, हैक कर लिया जाता है आपका। जी बिल्कुल। और तो ममता जी, 21वीं सदी है, डिजिटल क्रांति है, और उसके साथ जीना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, सब कुछ आपको करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जीना जरूरी है, और उसके साथ दौड़ना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, कि विज्ञान के आविष्कार का जो निबंध था वो पढ़ते थे कि अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसका एक नुकसान, केवल छोटा सा नुकसान है, वो है साइबर क्राइम, और हमें उस नुकसान के साथ थोड़ा सा जीना पड़ता है। तो कई बार मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की मदद से फ्रॉड हो जाता है, फिशिंग हो जाती है, डेटा चोरी होता है। आपने बताया कि पैसे निकल जाते हैं, OTP से धोखाधड़ी हो जाती है।
सिम स्वैप हो जाती है, हमारी यूपीआई की ठगी हो जाती है, बहुत कुछ ऐसा है जो होता रहता है। और इस सब से बचने के लिए हमें बहुत आसानी से, बहुत सरलता से सीधा सा जीवन जीना है। और बहुत सारे लोग तो अभी आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, बड़े भोले भाले लोग हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं कि आखिर साइबर क्राइम है क्या। तो उन्हें ये बता दें कि ये गतिविधियां हैं जिनसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग कर किसी व्यक्ति की संपत्ति, डेटा, पहचान या गोपनीयता को नुकसान पहुंचाया जाता है। और इनका उद्देश्य ही होता है पैसों की ठगी, डेटा चोरी और धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसा वसूल लेते हैं। और जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा होती है। जो ओटीपी की धोखाधड़ी है, यूपीआई फ्रॉड है और बैंक कॉलिंग फ्रॉड आजकल बहुत ही ज्यादा चला है। नकली वेबसाइट फ्रॉड, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी होती है, ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तो जो बैंक वालों के मैसेजेस भी आते हैं कि केवाईसी के लिए हम कभी भी आपसे पूछताछ नहीं करते हैं, आपका नंबर नहीं पूछते। और जब बैंक से कॉल आता है तो हमेशा ये जानिए कि जब कोई आपसे सवाल पूछने लगे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, हम फला फला बैंक से बोल रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। क्योंकि आप बैंक से अगर कोई फोन आएगा तो आपका अकाउंट नंबर उनके पास होगा, आपका फोन नंबर भी होगा, आपका सब कुछ डेटा, पता सब कुछ होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ होगा, आपकी सारी जानकारी उनके पास। तो फिर वो क्यों पूछेंगे? तो वहीं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए और उन्हें उनकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर किसी आपके बैंक से फोन आया है, ऐसा वो कह रहे हैं, तो आप जाके अपने बैंक में एक बार पूछ लीजिए कि भैया फोन किया था क्या, अगर किया था तो बता दीजिए। दूसरा एक और चीज है पहचान चोरी। कई बार हम अपना आधार, पैन, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पर या कई सारी जगह पे चली जाती हैं। तो कई बार इनका दुरुपयोग करके गलत सिम भी निकाल ली जाती है। और आपके नाम पर सिम निकाल कर कभी कोई गलत काम ना हो जाए या दूसरे किसी तरह से आपके नाम पे कुछ और काम ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। एक और बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो है ऑनलाइन गाली गलौज भी होती है, धमकी दी जाती है, गलत पोस्टिंग कर दी जाती है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। ये ब्लैकमेलिंग, इससे बहुत बचना चाहिए। और इसके अलावा फोन, कंप्यूटर में वायरस या कोड डालकर डेटा लॉक कर दिया जाता है, फिर पैसे की मांग की जाती है। तो कई बार क्या होता है, आजकल बच्चों के हाथ में लैपटॉप होता है, कंप्यूटर और मोबाइल, मतलब 5-7 साल के बच्चों को भी आप लोग पकड़ा देते हैं। और स्कूल में भी कुछ चीजें उन्हें सिखाया जाता है, तो आपकी मजबूरी होती है। तो गलती से जो मैसेजेस कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आते रहते हैं, गलती से वो क्लिक कर देते हैं और वहां वायरस आ जाता है, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। कई बार आपने कहा था माया देवी यानी लालच, वो लालच के प्रति अगर चले जाएं, कभी कहा जाता है फ्री डायमंड मिलेगा, आप इस इतने लोगों को ये मैसेज भेज दो, आपको कभी मिलेगा कि गेम का कूपन मिल गया, कभी कुछ अलग, कई सारी चीजें आपके लिए लालच दिए जाते हैं और उस लालच में फंस के हम कई बार फंस जाते हैं। और कई बार फेक एप्स भी होती हैं, जैसे एक और होता है, एक एनीडेस्क होता है, जिसके तहत हम हमारा कंप्यूटर दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। सकारात्मक रूप से ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर गलती से आपने किसी गलत इंसान को पासवर्ड दे दिया, पासकोड दे दिया, तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें ये काम से बच जाना चाहिए। और जो दोस्ती होती है, भरोसा जीतना, लोग दोस्ती करके आपका भरोसा जीतते हैं और आप दोस्त बन जाते हैं, फिर तब भी ये समस्याएं होती हैं। ममता जी, अभी कल की, परसों की एक घटना बताना चाहती हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनके पास में एक, उनके यहाँ से मेरे पास में एक संदेश आता है कि विधि, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है, मुझे भेज दो, क्योंकि मेरा फोन में से मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। और मुझे पता है कि वो व्यक्ति को 25,000 की जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी मुझे लगा कि शायद मित्र है, पड़ जाए, तो मैंने उन्हें फोन किया। मैं कहा, भाई 50 भेजना है, 50 भेज देती हूँ। तो बोला, किसको 50 भेज रही है? मैंने कहा, ऐसा ऐसा मैसेज आया है। बोले, मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। और ये हुआ क्या कि उनकी एक मित्र ने उनको एक फोन लगाया, उनकी मित्र के पास से उनके पास व्हाट्सएप आया कि तुम्हारे पास एक ओटीपी आया है, वो मुझे दे दो। उन्होंने दिया, तो उनकी मित्र का पहले ही व्हाट्सएप हैक था, फिर इनका भी हो गया। और अगर मैं होशियारी नहीं दिखाती तो मेरा भी हैक हो जाता, ये पैसे जाते। ओटीपी वाली चोरी भी बहुत बढ़ गई है। और ये फोन वाली भी, हमारे एक मित्र हैं जिनके पास फोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप फला फला इतने पैसे लेकर आइए। ऐसे फोन से लोग तुरंत घबरा जाते हैं, माता पिता। तो पिता ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे बेटे से, वो हॉस्टल में रहते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फिर इसका अचानक कैसे हो गया। तो उन्होंने अपने पहले बोला कि अच्छा ठीक है, फोन रखो, और बेटे को फोन लगाया। समझदारी ये की कि बेटे को फोन लगाया, तो पता चला नहीं पापा, मैं तो यहाँ हूँ, कॉलेज में हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये और दूसरा कि लोग आते हैं और कोई सामान
सामान लेकर और ओटीपी मांगते हैं कि ओटीपी दीजिए। जैसे ही आप वो ओटीपी देते हैं अनजान, और ऐसे आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो केवाईसी अपडेट का झांसा दिया जाता है, एक व्यक्ति को एसएमएस मिला कि आपका सिम केवाईसी अधूरा है, 24 घंटे में बंद हो जाएगा। तो वो डर गया, उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया। अपराधी ने कहा कि एनी डेस्क डाउनलोड कीजिए, हम आपका केवाईसी अपडेट कर देंगे अभी तुरंत। और कुछ ही मिनटों में बैंक खाते से उनके बहुत सारे पैसे निकल गए, लाखों की संख्या में पैसे निकल गए। एक और घटना घटी कि एक सरकारी वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया था और उन लोगों के पास फोन आया कि आप यहाँ से खाद सीमेंट जो भी है आप उसका वो ले सकते हैं। तो उन्होंने वहां से एजेंसी लेने का प्रयास किया, एजेंसी लेने लगे, पैसे भेजने लगे और थोड़े दिन बाद पता पड़ा कि वो वेबसाइट ही हैक कर ली गई थी। तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो जब आप किसी दूसरी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो कम से कम वहां के एक अधिकारी को फोन लगा के अवश्य बात करें। विधि जी, घटनाओं की भरमार है, तो अगर हम घटनाएं बताते चलेंगे तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा। बचे कैसे, ये हम बता देते हैं कि कैसे सजग रहें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल भी है। बताइए कौन से पोर्टल पर? www.cybercrime.gov.in। इस पर जाकर आप अपनी शिकायत डाल सकते हैं और शिकायत दर्ज करने के लिए आप CRT-IN इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसके पास भी जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भी आपको कई सारी चीजें बताई जा रही हैं और भारत में हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। वहां पे भी आपको ये सारी जानकारी दी जाती है। और RBI द्वारा जागरूकता अभियान, खाता संख्या, OTP, CVV न बताने की सलाह, UPI सुरक्षा दिवस दिशा निर्देश भी दिया जाता है। तो ये सब जानकारी गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से दी जाती है, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस थोड़ी सी सतर्कता ये है कि जैसे ही अगर आपके पास कुछ घटना होती है तो शुरुआत के जो मिनट होते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ममता जी। तुरंत शिकायत कर दीजिए और तुरंत बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए। अपनी स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग, ब्लैक मैसेज, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सब कुछ सुरक्षित किसी और फोन में कर लीजिए ताकि आप पुलिस को सबसे पहले 1930 पर कॉल करें। बिल्कुल। और बैंक को कॉल करके अपने खाते और कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर दें और सबूत सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग ये सब रखें, उसे डिलीट ना करें। हाँ, क्योंकि यही चीजें आपको आगे आपका जो पैसा है या जो भी समस्या है उससे निपटाने में मदद करेंगे। वरना फिर होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। से बचने के लिए हमारी श्रोता लिखती हैं कि मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं, अनजान लिंक, ईमेल पर क्लिक करने से बचें, डिवाइस को हमेशा अपडेट करें। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन खातों के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करें। संवेदनशील व्यक्ति को या किसी को भी अपनी कोई जानकारी ना दें और अपने वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई जो होता है उसे साझा ना करें। और वीडियो साइबर क्राइम से बचने के लिए बहुत आसान है, अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए पर्यटन की ओर। मडिकेरे लिए चलते हैं, आपको भी और अपने श्रोताओं को भी। भारत के दक्षिणी प्रांत कर्नाटक का एक सुंदर, शांत और प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है मडिकेरे, जिसे लोग प्रेम से कुर्ग भी कहते हैं। अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, सुगंधित कॉफी बागानों, घने वर्षावनों, झरनों, पहाड़ियों और खूबसूरत संस्कृति के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जगह पश्चिमी घाट की गोद में बसा है और इसे अक्सर भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ का मौसम, यहाँ की हरियाली, यहाँ की कोडावा संस्कृति मिलकर एक ऐसा अनुभव देती है जो पर्यटक जीवन भर याद रखते हैं। जी, और इसका पुराना नाम था मुद्दुकेरी, यानी जिसका अर्थ है ऊंची पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी इलाका। मडिकेरे कर्नाटक के कोडगु जिले का मुख्यालय है और यह बहुत सुंदर पर्वत है जो 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। समय के साथ यह मडिकेरे बन गया है और यहाँ का सुहावना मौसम, जब आप यहाँ जाएंगी ममता जी बहुत आनंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें पश्चिमी घाट की ऊंचाइयां, घने वर्षावन और बारिश प्रतिवर्ष होती है और बहुत सुंदर हरा भरा रहता है। और यहाँ की विशेषकर नदियां जो हैं वो कावेरी नदी इसकी जीवन रेखा जानी जाती है। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप मुझे बता रही थी, पर घूमने के लिए अक्टूबर से मई का मौसम जो है वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल, और जगहें बहुत सारी हैं। राजा की सीट, यहाँ से पहाड़ियों के ऊपर सूर्योदय और सूर्यास्त का दिव्य नजारा दिखाई देता है। और ये जगह प्राचीन कोडावा राजाओं का विश्राम स्थल भी माना जाता है। एबी जलप्रपात मडिकेरे के घने जंगलों के भीतर स्थित है। ये झरना वर्षा में बहुत ही सुंदर रूप दिखाई देता है, बल्कि कहें कि
प्रचंड रूप ले लेता है और कॉफी बागानों से होकर यहाँ पहुंचना एक रोमांचक अनुभव होता है। मडिकेरे फोर्ट में भी जा सकते हैं, जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और बाद में इसे फिर से पुनर्निर्माण किया गया। ब्रिटिश काल में भी कई संरचनाएं जोड़ी गई और यहाँ संग्रहालय भी है। ओमकारेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं, जिसे 1820 में राजा लिंगराज द्वितीय द्वारा तैयार करवाया गया था। और ताला कावेरी, मंडलपट्टी, कॉफी बागान और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। और यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली भी गजब की है। मडिकेरे की संस्कृति पर कोडावा परंपराओं का बड़ा ही गहरा प्रभाव है और कोडावा समुदाय की अपनी अनूठी बोली है, पहनावा है, खान पान है। और पुरुष कुप्पिया पहनते हैं और महिलाएं सुंदर कोडावा शैली में साड़ी पहनती हैं। और यहाँ नृत्य जो होता है वो कोडावा नृत्य होता है। और केपी कालन पुत्तारी यानी धान कटाई का पर्व, इसे यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गजब। मडिकेरे का भोजन भी विशेष होता है, मसालेदार और बड़ा खुशबूदार होता है। और जैसे कुछ लोकप्रिय व्यंजन भी है, कोडावा पंडी करी, कुंडू बुट्टू, नूले पुट्टू, कॉफी वगैरह वगैरह। और जब जाएंगे तब इसका स्वाद हम ले सकेंगे। ममता जी, ये मसालेदार इसलिए होता है क्योंकि वहां से अगर आप जाएंगे ना तो बहुत सारे मसाले खरीद कर ला सकते। हम तो खरीद कर लाए थे और बहुत स्वाद मसाले होते हैं। सुगंधित कॉफी बीन्स, आज मतलब कितने वर्षों से वो लगातार हमारे साथ में है। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हस्त में निर्मित वुडन क्राफ्ट, कोडावा परंपरा से जुड़े हुए सजावटी सामान भी यहाँ मिलते हैं। लेकिन जाएं कैसे ये भी तो बताना चाहिए। हाँ, बताइए, सड़क मार्ग से जाना है तो मैसूर से लगभग 125 किलोमीटर, बेंगलुरु से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी है और केरल के कुन्नूर से लगभग 110 किलोमीटर। और रेलवे स्टेशन से कुक स्टेशन नहीं है, निकटतम स्टेशन जो है वो है मैसूर और हसन। और अगर एयरपोर्ट से जाना है तो मैसूर एयरपोर्ट और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपके लिए मिल जाएगा। एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल जहां प्रकृति है, इतिहास है, संस्कृति है, आध्यात्मिकता है, रोमांच है। और बताऊं, यहाँ पे सुंदर झरने हैं और सुंदर वादियां हैं और कर्नाटक का रत्न है। और इसके साथ यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हाथी भी देखने मिलते हैं। क्या बात है। तो हमें लगता है कि हमारे श्रोता ममता जी, ये प्यार का नगमा है और इसे प्यार की तरह ही गाना चाहिए और ऐसे ही घूमते रहना चाहिए। लेकिन घूमते घूमते एक बात मुझे समझ में आई जीवन के दर्शन में, कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ ना तो मैं फंस जाती हूँ। ये कोई भी सबके साथ होता है कि अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि सच बोल दे। और खास तौर से बच्चों को ये जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े होकर झूठ बोलने का सहारा लेते हैं तो वो गलत होता है। उन्हें शुरू से सिखाएं कि सांच को आंच नहीं, एक सच बोल दो तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। कहा भी तो जाता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। सत्य की ही विजय हमेशा होती है और झूठ के पांव नहीं होते हैं। असत्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ईमानदार को भय भला कैसा। बिल्कुल सही बात है। और एक और बहुत अच्छी बात रहीम जी ने कही थी कि रहीम सत्य कहन को लागे जितने चोट, झूठे सैनी न टाली, सत्य की जड़ होती मोट। बिल्कुल सत्य बिल्कुल मोटा होता है, जड़ होता है एक्चुअली में जीवन का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कवि के रूप में कहा है कि झूठ बोलते बोलते सच कहने की आदत छूट गई है, पर सत्य तो अंत में अपना हक लेकर ही रहता है। और हमारे तो आपने कभी कोई झूठ बोला है बचपन में? हाँ, बोला है ना। जब चॉकलेट चाहिए होती थी तो झूठ बोलना बिना झूठ बोले कौन चॉकलेट देता है ममता जी। और फूल तोड़ने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता था। माँ ने फूल मांगे हैं, अपने ही बालों में लगा के घूम रहे होते थे। पता चला कि माली की डांट पड़ जाती थी। तो ये छोटे छोटे वो आम खाने के लिए, अमरूद खाने के लिए ममता जी करना पड़ता था। आइसक्रीम के लिए, वो तो दूध पाउडर खाने के और लिए। सबसे बड़ी बात, दूध नहीं पीने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता था कि मन नहीं है, भूख नहीं है। हाँ। तो अब आप अपनी बातें मत बताइए, हम अपने श्रोताओं की बातें बताते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सांच को आंच नहीं, सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो समय के साथ अपने आप सामने आ जाती है और सत्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे किसी भी प्रकार का भय या खतरा महसूस नहीं होता और जो सच्चा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं, क्योंकि उसका आचरण सही है। तो सच्चाई की शक्ति बहुत प्रबल होती है, तो सच्चाई का दामन थामे रखिए। बिल्कुल सही बात। और ममता जी, हमारे एक गुरु जी हैं, वो कहा करते थे कि जो सच बोलता रहता है ना उसकी वचन सिद्धि हो जाती है, माने जो वो बोलता है ना वैसा ही होने लगता है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो समय आने पर अपने आप सामने आ जाती है और सत्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे किसी प्रकार का भय या खतरा नहीं होता। सच्चा व्यक्ति कभी नहीं हारता, उसका आचरण अच्छा होता है। और एक और बात हमारे श्रोता इसी में जोड़कर लिखते हैं कि सत्य मजबूत होता है, उसकी ताकत होती
होती है और झूठ के पांव नहीं होते, वो सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता, इतनी ताकत उसमें नहीं होती। इसलिए सदा सत्य बोलो, सत्कर्म करते रहो। बिल्कुल सही बात है। तो एक झूठ बोलकर आप तमाम झूठ बोलें, झूठ पर झूठ बोलते जाएं, इससे बेहतर होता है कि आप एक सच बोल दें। और चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त मित्र हो, चाहे आपके घर परिवार के लोग हों, पड़ोसी हों। लेकिन हाँ, हमारे किसी श्रोता ने अपना कोई अनुभव साझा नहीं किया, तो ये है कि हमारे सभी श्रोता सत्यवादी हैं जी। और हम ये मान के चलते हैं। और हम ही दोनों झूठ के पुलिंदे खोल रहे थे अपने अभी बैठ के। वैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही थी ना कि मैं धन दे दूंगा, राज्य त्याग दूंगा, प्राण दे दूंगा, पर सत्य का त्याग नहीं करूंगा। और उनको कठिनाई हुई, कठिनाई में रहे, लेकिन श्रम भी किया, अपमान भी हुआ, पर सत्य को उन्होंने छुआ नहीं, उसको अपने साथ रखा और सत्य की विजय हुई, जो हम देख रहे हैं। ये जो जमाना है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई, हर जगह सूचनाएं बड़ी तेजी से बह रही हैं। जी, और जी, इस दौर में अफवाह भी बहुत तेजी से चलती है, तो झूठ जो है बहुत जल्दी से फैल जाता है। इसलिए जरा संभल के सोशल मीडिया में जब भी आप छलांग लगाएं तो संभल के रहें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी झूठी खबरें भी होती है और आप उस खबरों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और आप खुद झूठे साबित होते और हैं। खुद भी झूठी खबरें ना फैलाएं या किसी को क्रिटिसाइज झूठ बोल के ना करें, सच बोल के करें और उसके मुंह पे कर दें, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सांच को आँच नहीं है। बिल्कुल सही और बात है। किसी की बुराई भी आपको नजर आती है तो उसके मुंह पर कह दें, बुरा नहीं मानेगा वो। जी ममता जी, वैसे कहा भी है यदि सत्य हट गया तो न्याय खत्म हो जाएगा और न्याय खत्म हुआ तो समाज टूट जाएगा। समाज को बनाकर हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल न जाने के लिए वो कभी कभी झूठ बोलती थी और पेट दर्द का बहाना बनाती थी, और तब बात में समझ में नहीं आई, अब समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं करना था। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ये झूठ का बहाना करते हैं, लेकिन ये बचपन की झूठ चलती है, लेकिन बड़े होने पर झूठ का दामन नहीं थामना चाहिए और हमें घड़ी की ओर निगाह रखनी चाहिए। जी। तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और विधि जैन का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।